बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के कंप्लीट चैप्टर को। इस वन शॉट के अंदर हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। आप सिंध से हैं, कर्नल से हैं, या बलोचिस्तान से हैं, या केपीके से हैं, क्योंकि हम पीएमटीसी का सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्रश कोर्स चल रहा है। टोटल पीएमटीसी के अंदर 16 चैप्टर है। आज हम 10वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी सिर्फ 6 रह गए। आपका बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट, आपका पीएमडीसी का बायोलॉजी का चैप्टर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और आपकी बायोलॉजी मैंने कंप्लीटली आपको पढ़ा दूंगी। लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी करना है। एंड में हम एमसीक्यूज करेंगे और हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी आप लोगों ने ज्वाइन करना है। वहां पर इंपोर्टेंट और एमसीक्यूज और पास पेपर्स आप लोगों को सेंड होते रहते हैं। अगर आप वो सोल्व करेंगे, आपकी सीट आपकी बहुत ज्यादा नियरेस्ट होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, उतनी ज्यादा आपकी सीट लेने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखें, आपकी जो वैसे जो बुक है सिंध से अगर मैं बात करूं, तो सिंध में लिखा हुआ है, इस चैप्टर का नाम गैसियस एक्सचेंज लिखा हुआ है, लेकिन ये तो सारे बोर्ड के लिए है पीएमडीसी का सिलेबस। सो इस वजह से उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है गैसियस एक्सचेंज लिखा हुआ है। वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है पीएमडीसी के अंदर एक्सपायरेशन लिखा हुआ है। सो बच्चों, आपको इन तीनों टर्म से वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि आपके पीएमडीसी वालों ने बेसिक कॉन्सेप्ट बोला है, उसके बाद पूरी स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ानी है। तो ये चीज, इन टर्म से अगर आप वाकिफ होंगे तो चैप्टर पढ़ना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। चैप्टर बहुत ज्यादा क्या होगा, आसान होगा। सो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो देखना है कि ये जो हमारा नाम है, इसका मतलब क्या है। रेस्पिरेशन क्या होती है बच्चों? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, एटीपी। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना चाहूँ। फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिवर्स क्या है, रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का मिलना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पर क्या मिलेगा, बनेगा हमारे पास ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बच्चों, ये जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, इसी ग्लूकोज को C6H12O6 इसको ब्रेक करके, क्योंकि रेस्पिरेशन अपोजिट है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी अपोजिट है रेस्पिरेशन का। इसमें जो वाइटल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज है, ये टूटता है और हमारी बॉडी के अंदर क्या देता है, एटीपी, हमें एनर्जी देता है। एनर्जी जो है ये एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए। एटीपी स्टैंड फॉर, आपने कमेंट में मुझे बताना है, आपको पता ही होगा क्योंकि मैं आपको बायो एनर्जेटिक पढ़ा चुकी हूँ। सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखें, रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज टूटता है और उसके अंदर से एटीपी प्रोड्यूस होती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। उसके बाद है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हवा मूव करती है अंदर और बाहर बॉडी से। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों, सारे बच्चे ब्रीदिंग को, गैसियस एक्सचेंज को, रेस्पिरेशन को सेम ही समझते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपने एमडी गेट के अंदर नहीं करनी। अब देखें, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे हम क्या करते हैं और प्लांट क्या करते हैं, देखिए प्लांट दिन के टाइम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। लेकिन प्लांट ये डे के टाइम करते हैं, ये डे के टाइम करते हैं। अब प्लांट नाइट के टाइम क्या करेंगे, नाइट के टाइम प्लांट ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी तरह बॉडी से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इन छोटी छोटी टर्म से आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है। अगर आपको ये क्लियर है तो सीट आप लोगों के हाथ में होगी। मेरिट पे सिलेक्ट होना एक बहुत बड़ा राउंड होता है एक बच्चे के लिए, स्टूडेंट्स के लिए।
अगर आप बायो मेरे पास पढ़े हैं तो बायो में तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई 81 आउट ऑफ 81 लेने से। लेकिन अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जाए तो काफी रिक्वेस्ट मुझे केमिस्ट्री पर आ रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए इसे क्लियर तरीके से, जैसे बायो चल रही है। अगर नाइट के टाइम वो हमारे तरीके का प्रोसेस करते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। और हम ऐसे ही बच्चों, हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, हमारे फेफड़े प्रेजेंट होते हैं। फेफड़े क्या होते हैं हमारे पास, पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं हमारे फेफड़े। अब हम क्या करते हैं, ये क्या है, एक इंसान का फेफड़ा है, सही। हम दिन के टाइम पे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रात के टाइम भी हम ऐसे ही करते हैं। हम पौधों की तरह अपनी बार बार स्टेट को चेंज नहीं करते, जो हमारी स्टेट होती है हम उसी स्टेट में रहते हैं, सही है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर ऊपर देखें, रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एयर मूव होती है बॉडी के इनसाइड। इनसाइड कौन है, ऑक्सीजन। आउटसाइड कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के। और ये हमारे पास एक क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। इतना आपको क्लियर हो गया, अभी आप रेडी हो गए। उसके बाद हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। ये देखो, ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज एक प्रोसेस है जिसमें गैसेस मूव करती हैं। वो गैसेस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। देखें, गैसियस एक्सचेंज एक प्रोसेस है जिसमें गैसेस कहाँ मूव करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। कहाँ पर ऐसा होता है कि वहां पर गैसेस मूव करती हैं, तो याद रखिएगा इंसानों में गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है। इंसानों में, मेरे बताने से पहले अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो बता दे, मैं किसकी स्ट्रक्चर बता रही हूँ। इंसानों में गैसियस एक्सचेंज कौन करवाती है ज्यादा से ज्यादा, एमसीक्यूज आते हैं, एल्वियोलाई, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलियां। ऐसे ही एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव करे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। और ये कैसे गैसेस मूव करेंगी, बिटवीन एल्वियोलाई जहां पर इंसानों की गैसेस एक्सचेंज होती है, और कैपिलरीज, और कैपिलरीज। और याद रखिएगा ये एक पैसिव प्रोसेस है, एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट इज द एक्टिव प्रोसेस। ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज, एक्सपायरेशन, ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्टिव प्रोसेस आप लोगों के पास क्या होती है, ब्रीदिंग। पैसिव प्रोसेस आपके पास क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो बता दिया है। उसके बाद ही हमारे पास है रेस्पिरेटरी सरफेस। अब रेस्पिरेशन करने के लिए आप लोगों के पास अल्लाह ताला की दी हुई क्या क्या चीजें हैं। देखिए, आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जहां पर आप क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसियस को एक्सचेंज करते रहते हैं बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज के बिटवीन, सही। रेस्पिरेटरी सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है, याद रखिएगा, जहां पर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर देखिएगा गैसियस एक्सचेंज कहां पर होता है, एल्वियोलाई के अंदर होता है। और अगर हम देखें फिशेस के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, गिल्स के जरिए, वो भी गैसियस एक्सचेंज करती हैं। ट्रेकिया, ट्रेकिया के जरिए भी क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। स्किन, अब स्किन के जरिए कौन गैसियस एक्सचेंज करता है, फ्रोग आपका, स्किन के जरिए आपका फ्रो गैसियस एक्सचेंज करता है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा रेस्पिरेटरी सरफेस है जो हर जानवर अपने हिसाब से उसे क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो चीजें आप लोगों के काम की है मैंने सारी लिख दी हैं। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस किस तरह की होनी चाहिए। आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस मोस्ट और वेट होनी चाहिए। यानी कि मोस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, गैसियस एक्सचेंज हो सके। ऐसी आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस जहां से आप गैसियस एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस का लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा, अगर जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा, उतना ज्यादा हमारे लिए सही होगा। उसके बाद कंसंट्रेशन का भी डिफरेंस होना चाहिए आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस। और आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस पतली होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। उसके बाद परमिएबल होनी चाहिए कि हर किसी को इजाजत दे,
ये नहीं कि सेमी परमिएबल होनी चाहिए, जो कि बस अपनी चीजों को आने दे, बाकियों को नहीं, ये सबको आने देगी। सही। तो उसके बाद यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर अच्छे से अच्छा गुड ब्लड सप्लाई, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ब्लड सप्लाई हो। हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद वेंटिलेशन, और अच्छे तरीके से वहां पर क्या हो सके, वेंटिलेशन हो सके। वेंटिलेशन भी एक तरह का आपका एक्सपायरेशन का ही प्रोसेस होता है। सही। आप ब्रीदिंग की होती है, ब्रीदिंग को दूसरा वेंटिलेशन भी कहते हैं, ब्रीदिंग को दूसरा वेंटिलेशन भी कहते हैं। वो नहीं जो बंदा होता है, उसको एयर को मूव करवाने के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर उसको वेंटिलेट किया जाता है, जिनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। सही। तो ये चीजें आपने क्लियर रखनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रखना है, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा आपका एमडी गेट कहीं से भी आ सकता है। आपने बी प्रिपरेशन लेना है, बी प्रिपरेशन। कोई भी गलती आपने वहां पर नहीं करनी कि आपको टीचर बस रेस्पिरेशन नाम बता दिए, नहीं भाई। अगर आपसे एक्टिव प्रोसेस पूछ ले, आपसे पैसिव प्रोसेस पूछ ले, तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, बैठे थोड़ी रहेंगे। अब हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं जो कि यहाँ से बन सकते हैं। आई होप आपने ये देख लिया हो, क्योंकि हम चीज को जीरो से शुरू करते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुई हों कि ये चीज कहाँ से आई है। मैं ये नहीं कि बस लेवल का शुरू कर दूं, बच्चों ने पढ़ा हो, शायद उन्होंने ये चीजें ना पढ़ी हो। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें आपको टीचर नहीं बताते होंगे। तो चले, स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ केमिकल प्रोसेस, कौन सा केमिकल प्रोसेस है इन कौन सा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ब्रोकन डाउन ग्लूकोज प्रोड्यूस एटीपी। इसमें से तो यही एमसीक्यू आ सकता है। आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, ए रेस्पिरेशन दिया जा सकता है, उसके बाद बी आपको ब्रीदिंग दिया जा सकता है, इसमें से अगर एमसीक्यूज आए तो। सी आप लोगों के पास गैसियस एक्सचेंज दिया जा सकता है। अगर बच्चों आपका ये इंक्लूडेड है पीएमडीसी के अंदर, तो लाजमी इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद डी आप लोगों के पास क्या होगा, वेंटिलेशन। अब देखिए, आपको पता है ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी कहते हैं, लेकिन काफी बच्चों को नहीं पता। काफी बच्चे मैंने देखे हैं, जब टेस्ट देने जाते हैं तो क्या सोचते हैं, मैं बताती हूँ। ये काफी हमारे गलत भी करके आए, ऐसी गलतियां करके। अब बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे टीचरों के पास छोड़ा था उनको। इसलिए देखिए, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या होती है, याद रखिएगा, वो इन चारों ऑप्शन में से जो नया ऑप्शन होगा, टीचर ने बताया नहीं होगा वेंटिलेशन क्या होती है, तो वो वेंटिलेशन लगाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ये देखे देखे ऑप्शन है, ये सही होगा। तो ये जो धोखा है, ये हर बार काम नहीं आता, हर बार काम आता ही नहीं है ये चीज आपने याद रखनी है। उसका राइट ऑप्शन क्या है, रेक्सवेरेशन। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस, आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए में आपको दिया जा सकता है रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी में आपको दिया जा सकता है ब्रीदिंग, ऑप्शन सी में आपको दिया जा सकता है गैसियस एक्सचेंज, ऑप्शन डी में आपको दिया जा सकता है बी एंड सी। अब आपको पता होगा कि कौन सा, ये दोनों पूछ रहा है कि बताएं एक्टिव और पैसिव प्रोसेस, यहाँ पर बताएं कौन है दोनों। सो आपको मैंने अभी बताया, एक ब्रीदिंग और एक गैसियस एक्सचेंज। ये हमारे पास क्या है, डी इट इज द राइट ऑप्शन। सीधा नहीं देंगे, दो दो चीजें भी साथ में पूछी जा सकती हैं। तो जरा आप इसे देख लें, आपके कॉन्सेप्ट्स आई होप क्लियर हो रहे हो। और याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है पहली बात कि आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस कैसी होनी चाहिए, आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस कैसी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, आपकी जो रेस्पिरेटरी जो सरफेस है, वो मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखी हुई है, उन सारे पॉइंट्स को आपने याद रखना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वो मोस्ट हो, वेट हो, लार्ज सरफेस एरिया हो, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो, थिन हो, परमीएबल हो, ब्लड अच्छा सा ब्लड सप्लाई हो, और वेंटिलेशन हो। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो इसको आप देख लें, आगे चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। आप सिंध से हैं, फेडरल से हैं, या फिर आप केपीके से, बलोचिस्तान से, या फिर आप इंडिया से हैं। सारे बच्चे यहाँ से कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट, कोई चीज हम मिस नहीं करेंगे। सारी चीजों को हम क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। क्लियर है? और आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट नोट्स को, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी करेंगे। और अगर आपने फ्री में नोट्स और पीडीएफ मतलब कि चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर हम फ्री में हर चीज सेंड करते रहते हैं, फ्री में, कोई पैसे नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले टाइम को वेस्ट किए बगैर बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास रेस्पिरेशन तो चैप्टर का नाम है, जो पीएमडीसी के अंदर इंक्लूडेड है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों के पास दो तरीके का होता है। एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हम हिस्से करके पढ़ते हैं ना, क्योंकि ऐसे स्टडी करना आसान हो जाता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टूडेंट्स क्या मुराद है? अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, उसके अंदर हमारे पास नोस्ट्रल्स आ जाते हैं, नेजल कैविटी आ जाती है, तो ये वाली चीजें आ जाती हैं। उसके बाद अगर बात करें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसके अंदर आपका आ जाता है लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले इसकी बिग डायग्राम को देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आपको सही समझ आए। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ किया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है। अब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, उसके अंदर हमारे जैसे ही हवा आती है, हवा के अंदर काफी ज्यादा जरासीम होते हैं, हवा के अंदर बहुत ज्यादा गंदी चीजें होती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है, और हवा जो है वो बाहर की बहुत ज्यादा गर्म होती है, फिर जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमें नुकसान क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है मैम? ऐसा क्यों होता है? हवा बहुत गर्म होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाली होती है, हवा के अंदर बहुत ज्यादा गंदी चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है? वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हवा को फिल्टर करता है। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हवा जाती है, फिर वो फिल्टर करता है, या और कोई रास्ते से? तो आपको पता है, आपकी हवा सबसे पहले जाती है आपके नाक के अंदर। अब मैम, नाक के अंदर ऐसा क्या है? बच्चों, जो आपका नाक है, नाक के अंदर आपके हेयर्स मौजूद हैं। हेयर्स जो होते हैं, वो गंदे गंदे बैक्टीरिया को, जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, कोई भी वायरसेस होते हैं, उन्हें उसी वक्त क्या कर देती है, किल कर देती है। किल कर देती है, उसी वक्त खत्म कर देती है। और मैम, आपने तो बोला था कि नाक के अंदर आप हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है। जी हाँ, टेम्परेचर भी आपका मेंटेन हो जाता है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी आपके जो हेयर्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। आपके हेयर्स ही हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और जो टेम्परेचर है उसको जो आपको म्यूकस भी हेल्प देता है टेम्परेचर को, जो आपका जुकाम होता है। अब आपकी बॉडी से क्या बोलते हैं, आपका जो नाक है उसमें से आप में जो म्यूकस होता है वो क्यों आता है? इस वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस से जमा हो जाते हैं, फिर उनको निकालना होता है, तो वहां पर म्यूकस हमारे आ जाता है। तो हवा को भी मेंटेन आपका नाक करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन आपका नाक करता है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उन्हें किल करते हैं आपके जो हेयर्स होते हैं, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है। अगर वैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाए तो हमें बहुत नुकसान होगा, और ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर चीज सोच समझ के बनाई। तो चलिए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, जैसे आपको उस दिन सर्कुलेटरी सिस्टम कल अच्छा सा पढ़ाया, आज वो भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे भी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपकी हवा जो है वो आपके नाक के दो सुराख होते हैं, उन दो सुराखों को आप क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। और यहाँ पर आपका जो नाक है वहां पर क्या मौजूद होती है,
एक नेसल कैविटी मौजूद होती है, एक स्पेस मौजूद होता है आपके नाक में। उस स्पेस को आप लोग क्या बोलते हैं? नेसल कैविटी कहते हैं। आपकी नाक के अंदर फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है सफाई होती है। कोई बैक्टीरिया या वायरस हवा से आ गया है तो उसे क्या करना? साफ करना। उसके बाद यही आपके जो नाक है उसके अंदर मॉइस्चर भी करना होता है। मॉइस्चर का मतलब है मैक्सिमम हवा को अंदर लेना होता है, ज्यादा नहीं। उसके बाद स्टूडेंट मॉइस्चर भी करना होता है। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपका जो नाक है उसके अंदर वार्म एयर, जो गर्म हवा आती है, उसको भी आपका नाक क्या कर देता है? स्टूडेंट मेंटेन रख देता है कि ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा हमारे नाक के अंदर ना आए। उसके बाद आपके नाक के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हेयर से कोई बैक्टीरिया वायरस बच गया है तो सीलिया उसे क्या करेंगे? खत्म करेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो हवा है, अब वो टेम्परेचर भी मेंटेन हो गया है। उसके बाद जो आपकी जो हवा है उसका याद रखिएगा बैक्टीरिया वायरस भी मर गए। अब हवा जो है वो नोस्ट्रिल के बाद आपकी जाएगी फेरेंक्स में। फेरेंक्स। और याद रखिएगा ये एमसीक्यूज भी आता है कि कॉमन पैसेज कौन सा है? फूड और एयर का। फूड और एयर का जो कॉमन पैसेज है वो है आपका फेरेंक्स। ये चीज आपने याद रखिएगा। और जो फेरेंक्स होता है ये मसल्स का बना हुआ एक मस्कुलर तरीके की एक बैग या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर हुआ आप लोगों को? इतना क्लियर है? उसके बाद फेरेंक्स के बाद हवा जाएगी आपके लैरिंक्स में। लैरिंक्स में, लैरिंक्स में जाएगी। अब स्टूडेंट जो आपके पास लैरिंक्स होता है इट इज आल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। और लैरिंक्स के बाद जो आपकी हवा है वो याद रखिएगा वो जाएगी आपके ग्लोटिस पर। ग्लोटिस, ग्लोटिस एक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन भी प्रेजेंट होता है। उस ढक्कन को, ये क्या है? ग्लोटिस है। दिस इज ग्लोटिस। एंड ये जो ऊपर जो केप लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम सिंप्लीफाई कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहते हैं। अब मैम ये एपिग्लोटिस ढक्कन क्यों है? क्योंकि बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर फेरेंक्स के नीचे आपकी मौजूद होती है एसोफेगस। क्या मौजूद होती है? एसोफेगस। अब ये जो एसोफेगस है यहाँ पर आपका खाना गिरता है। सो कहीं खाना जो है वो एसोफेगस में ना चला जाए, मतलब कि खाना मतलब कि सांस वाली नाली के अंदर कहीं खाना ना चला जाए, तो उसको बचाने के लिए आपका एक ढक्कन लगा होता है जिसे आप एपिग्लोटिस बोलते हैं। कहीं सांस वाली नाली के अंदर सिर्फ आपकी गैसेज आए जो कि आनी चाहिए, सांस वाली नाली के अंदर कहीं खाना ना आ जाए, उसके लिए आपका ढक्कन हवा के लिए अलग खुलता है और खाना है उसके लिए अलग खुलता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद आपका खाना जाएगा लैरिंक्स में। और ये सारे प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद खाना, एयर, क्योंकि हम हवा की बात करें ना, ये बताना आपको लाजमी था। उसके बाद आपकी जो हवा है मतलब कि यहाँ पर आपके एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। ये सी शेप कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर, ये होती है ट्रेकिया। वो हवा ट्रेकिया में जाएगी। ट्रेकिया इट आल्सो विंड पाइप भी हम उसे कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सीलिया होते हैं और सी शेप कार्टिलेज। अब स्टूडेंट्स कोई जो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते होते हैं वो बच जाते हैं फिर भी, तो वहां पर हमारे पास एक विंड पाइप मौजूद है जिससे ट्रेकिया, ट्रेकिया फिर खत्म कर देता है उनकी पूरी हिस्ट्री को। ये चीज हमने याद रखनी है। उसके बाद ट्रेकिया के बाद आपका आएगा ब्रोंकाई। वैसे मुझे ऊपर लिखना चाहिए था बट ये डायग्राम कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है तो आपने देख लेना। उसके बाद आप लोगों के पास है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई ब्रांचेस होती है ट्रेकिया से एक्सटेंड होती है लंग्स तक। देखें, ब्रोंकाई एक तरह की ब्रांचेस होती हैं। ये देखें, दिस इज योर ब्रोंकाई। ये क्या है? ब्रांचेस है जो किस में एक्सटेंड हो रही है? आपकी लंग्स में। अब लंग्स की स्ट्रक्चर आ गई है कि ब्रोंकाई एक तरह की ब्रांचेस। दिस इज ब्रांच, दिस इज ब्रांच, दिस इज ब्रांच। सो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये ब्रांचेस है जो कि ट्रैकिया से एक्सटेंड हो रही है लंग्स तक। इतना आपको क्लियर हो गया। अब ब्रोंकाई के बाद क्या आएंगे आप लोगों के पास? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या है? वो ब्रांचेस जो स्मॉल
ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंक्यूल्स एक छोटी-छोटी ब्रांचेस होती हैं जो कहाँ से आती हैं? आपके ब्रोंकाई से निकलती हैं। अब इस पे बात ये देखें, ये क्या थी? ये ब्रांचेस थी। अब जो सीमांत यहाँ पर आप छोटी-छोटी सी यहाँ पर ब्रांचेस देख रहे हैं, ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या लगती है? ये जो ब्रोंका है, ये उसकी ब्रोंक्यूल्स लगती है, जो और छोटी क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट लिखा है, उसको थोड़ा-सा आप लोगों ने देख लेना है। कैसे देखना है? अब आपके पास जो स्टूडेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एयर से ब्लड में जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें समझने वाली, कि जो ऑक्सीजन है, वो एयर से कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड से कहाँ जाती है? एयर में जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद आप लोगों के पास क्या होंगे? एल्वियोलार सेक होंगे। एल्वियोलार सेक के बाद एल्वियोलाई होगी। आपसे पूछा जाता है कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होती है? आपकी एल्वियोलाई में। अब हवा आ जाएगी आपकी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में क्या होगी? गैसियस एक्सचेंज होगी। ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे आप पैकेट्स देख रहे हैं। ये जो पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपकी क्या है? एल्वियोलाई। उसके बाद हम ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक पर्दा देख रहे हैं, जो कि इन दोनों लंग्स के नीचे है, इनको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ये जो पर्दा है, देखिए, ये जो पर्दा है जो कि लंग्स के नीचे है, इस पर्दे को हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम कहते हैं। ये जो डायफ्राम जो होता है, ये मसल्स का बना हुआ एक तरह की स्ट्रक्चर होती है, जो काम करती है ब्रीदिंग, मेन ब्रीदिंग मसल्स होती है, मेन ब्रीदिंग मसल। अगर बच्चों यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और रिब केज होती है, कि कब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है, तब ऑक्सीजन प्रेशर क्या होगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ये सारी कंडीशन एमसीक्यूज में आती है। तो हम इसको नेक्स्ट पोर्ट फिनिश करके फिर लिखेंगे। हाँ, तब तक आपने इसका रिव्यू किया होगा। सही। उसके बाद आपका जो लंग्स है, वो एक डबल मेम्ब्रेन है। उस डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। आपकी लंग्स के ऊपर इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन्स क्या है? मौजूद है। ये देखें, आपके लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन मौजूद है। उस डबल मेम्ब्रेन को आप कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, जो प्लूरा मेम्ब्रेन है, वो लंग्स को बहुत ज्यादा क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लंग्स के अंदर एक फ्लूइड जमा होता है, लंग्स के अंदर एक फ्लूइड भी होता है। उस फ्लूइड को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे? तो लंग्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, उसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड लंग्स के अंदर क्या करता है? ये जो प्लूरल फ्लूइड है, ये लंग्स के अंदर जो फ्रिक्शन है, कहीं लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, लंग्स को जो है लुब्रिकेशन से, और जो फ्रिक्शन है, कहीं लंग्स के ऊपर जोर ना आ जाए, लंग्स के ऊपर कोई चीज ना लग जाए, तो ये जो आपके लंग्स है, जो प्लूरल फ्लूइड है, ये फ्रिक्शन को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। उसके बाद आपके लंग्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? आपके लंग्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? जो आपके जो लंग्स है, वो थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। आपकी थोरेसिक कैविटी चीस्ट होती है, थोरेसिक कैविटी रिबकेज होते हैं। अब आपका लंग्स यहाँ पर मौजूद होता है। आपका जो लंग्स है, उसकी शेप कॉनिकल होती है, हार्ट की शेप भी कॉनिकल होती है। और याद रखिएगा, लंग्स की शेप भी कॉनिकल होती है। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम बर्थ में होते हैं, तब पूछा जा सकता है एमसी, ये तो एमसीक्यू लाजमी आएगा, कि जब हम व्हाट या वाई, वाई भी आप लिख सकते हैं, वाई बेबी लंग कलर इज, या व्हाट भी ऐसा कलर इज, तो आपने लिखना है पिंकिश, जो भी आ सकता है, आपने लिखना है पिंकिश। सही है। तो मैं लिखती तो बहुत बड़ा हो जाता। कलर जो होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, तब जो लंग्स का कलर होता है, वो होता है पिंकिश। लंग्स जो होते हैं, वो जोड़े में होते हैं। एक लंग्स ऐसे होता है, दूसरा लंग ऐसे होता है। जो आपका लंग है, राइट लंग, वो लेस लार्जर होता है, वो थोड़ा कम
छोटा होता है, बट जो आपका लेफ्ट लंग है वो तो लिटिल बिट लार्जर है, छोटा सा लार्जर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपका लेफ्ट लंग छोटा है, राइट लंग बड़ा है, लेफ्ट लंग छोटा है। क्यों छोटा है? यहाँ पर आपका दिल मौजूद है, आपका हार्ट मौजूद है, इस वजह से लेफ्ट लंग छोटा है। उसके बाद राइट लंग के अंदर 3 लोब्स पाई जाती हैं। लंग्स के अंदर राइट जो लंग है इसके अंदर 3 लोब पाई जाती हैं, 3 लोब पाई जाती हैं। मैं यहाँ पर एक लंग्स को ड्रॉ करती हूँ और आपको बताती हूँ, क्योंकि ये दोबारा भी मैंने एक बार रिव्यू तो कराना है, इस वजह से ये लंग्स मैं यहाँ पर बना देती हूँ, जहाँ पर आपको लोब्स के बारे में समझा सकूंगी। तो देखिए यहाँ पर और से देखिएगा, सिंपल है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, क्लियर नजर आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लंग्स बना रही हूँ। लंग्स क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, राइट, पेयर में। अब लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को आप कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। हार्ट के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर होता है, लेयर होती है, इसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। और जो लंग्स के ऊपर मौजूद होती है वो होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। जहां पर भी प्लूरा का अल्फाज आते हैं, उसका मतलब आपका क्या मौजूद है? लंग्स मौजूद है। देखो क्लियर नजर आ रही है, डायग्राम सही है। अब स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास है राइट लंग, एक है लेफ्ट लंग। अब लेफ्ट लंग क्यों छोटा है? क्योंकि यहाँ पर आपका मौजूद है हार्ट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हार्ट। सही, ये क्या है? आपका हार्ट मौजूद है, सही, इस वजह से ये छोटा है। वैसे बनाने में तो नहीं, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये छोटा ही, क्योंकि यहाँ पर आपका लंग्स मौजूद है। अब आपका जो लंग्स है, राइट लंग है, इसकी 3 लोब्स होती हैं। याद रखिएगा, कितनी लोब्स होती हैं? 3, पूरी 3 लोब्स होती हैं। एक होती है सुपीरियर, और जो आउटर लोब होती है लंग्स की वो होती है सुपीरियर, और जो मिडल लोब होती है लंग्स की वो होती है मिडल, और जो इनर लेयर होती है लंग्स की वो आपके पास क्या होती है? इंफेरियर, इंफीरियर होती है। क्लियर हुआ? लेफ्ट लंग की जो आउटर लेयर है उसका नाम है हमारे पास ऑब्लिक, सॉरी 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 सॉरी। अब जो लेफ्ट लंग है उसकी 3 लेयर है। एक है मिडल, सॉरी मिडल लोब, 2 लोब है ना लेफ्ट की, और एक होती है इंफीरियर लोब, सुपीरियर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर आपका लंग्स मौजूद होता है। तो लंग्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो राइट लंग जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है, क्योंकि वहां पर आपका हार्ट मौजूद होता है। उसके बाद जो लंग है उसकी आउटर लेयर है सुपीरियर, मिडल, इनर जो है वो इंफीरियर है। और लेफ्ट लंग में 2 होती है, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, ये आपकी लाइफ भी बदल सकती है, क्योंकि अगर आपका एमसीक्यूज गलत होगा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ पर जो आप लोगों के पास है ये वाला लंग है, देखो क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें, जो आपका राइट लंग है ये हॉरिजेंटल यहाँ पर फिस्चर्स मौजूद होते हैं, और लेफ्ट लंग में आप लोगों के पास ऑब्लिक फिस्चर मौजूद है। ऐसे मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया था, लेकिन मुझे लगता था कि आपको समझाने की जरूरत है, इस वजह से मैं आपको समझा रही हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये मैं लंग्स मिटा रही हूँ। अब हम रेस्पिरेटरी थोड़ा सा पाथवे को देख लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, रेस्पिरेटरी पाथवे को देखिएगा थोड़ा सा। सो यहाँ पर देखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है। रेस्पिरेटरी पाथवे, या आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सही। नोस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, फेरेंस, लैरिंक्स, ट्रेकिया,
ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद हमारे पास आता है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, नेक्स्ट हमारे पास होता है प्राइमरी ब्रोंकाई। मैं थोड़ा देख लूं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रोंकाई के बाद हमारे पास आती हैं टर्शरी ब्रोंकियोल्स, और टर्शरी ब्रोंकियोल्स के बाद हमारे पास आती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है, बाद में आप कमेंट ना करें मुझे। देखिए यहाँ से आपको कट हो रहा है, तो यहाँ से फिर हम आगे जर्नी को स्टार्ट करते हैं। टर्शरी ब्रोंकियोल के बाद आती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद एल्वियोलार डक्ट आएगी, फिर आपके पास क्या आएंगी, एल्वियोलार। तो ये कंप्लीटली आपका एक एमसीक्यूज है, और एमडी गेट के अंदर एक मार्क्स को भी गेन करना आप लोगों के लिए कितना वो होता है, सीट एक मार्क्स से भी गिर आपका हाथ से जा सकती है। तो रेस्पिरेटरी जो पाथवे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो नोस्ट्रिल्स, फिर नेसल कैविटी से हवा जाती है, फेरेंस से, लेरेंस से, ट्रेकिया से, ब्रोंकाई से, टर्शरी ब्रोंकियोल से, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलार डक्ट और एल्वियोलार। ये पाथवे आपने क्या करना है, याद रखना है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और हम रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की तरफ भी, और कुछ एमसीक्यूज भी लिखेंगे। याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आपके नोस्ट्रल्स, नेसल कैविटी और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लेरेंस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और क्या आ जाती है आप लोगों के पास, आपकी लंग्स आ जाते हैं। उसके बाद ये याद रखिएगा कि आपकी हवा सबसे पहले जाती है, मैं एक बार यहाँ पर आके बता दूं, नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल्स से नेसल कैविटी, वहां पे फिल्ट्रेशन, मॉइस्चर, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फेरेंक्स में जाती है, फेरेंक्स से कॉमन पाथवे है फूड का और एयर का। उसके बाद आपके पास क्या होता है, फेरेंक्स। फेरेंक्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लैरिंक्स जो है वो वॉइस बॉक्स है, यहाँ पर आपका ग्लोटिस और एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है। यहाँ पर आपके सीलिया होते हैं और सी शेप कार्टिलेज भी मौजूद होते हैं। उसके बाद आपके ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक तरह की ब्रांचेस निकलती हैं, ट्रेकिया से एक्सटेंड होती हैं, कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं, जो कि ब्रोंकाई डिवाइड होता है किसमें, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ऑक्सीजन जाता है एयर से ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड चीज याद रखिएगा, ब्लड से एयर में जाती है। उसके बाद आपका डायफ्राम होता है, फिर एल्वियोलाई होती है, वहां से फिर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये भी याद रखिएगा, लंग्स आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसमें जो फ्लूइड होता है उसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये क्यों होता है, ताकि इसमें कोई लुब्रिकेशन ना आ जाए, लुब्रिकेशन, और ये फ्रिक्शन को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके बाद जो आपका लंग्स है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, इसकी शेप कॉनिकल होती है, इसका कलर बर्थ के दौरान पिंकिश होता है, ये पेयर्ड होता है। राइट जो होता है वो लेस लार्जर होता है, लेफ्ट जो होता है वो लिटिल बिट लार्जर होता है। और जैसे कि राइट लंग्स जो होती है उसकी 3 हमारे पास क्या होती हैं, लोब्स होती हैं। सही, ये चीज याद रखिएगा, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है जो कि राइट लंग में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग में 2 लब्स होती हैं, ऑब्लिक और इंफीरियर, यहाँ पर क्या होता है, ऑब्लिक फिशर होता है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब ये रेस्पिरेटरी पाथवे, इसको तो आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, इसका एमसीक्यूज पक्का आप लोगों के पास बनकर आएगा। नोस्ट्रल से हवा गई, नेसल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलार डक्ट और एल्वियोलार। ये आप डायग्राम को नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है। तो ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाए थे लंग्स, दिस इज योर लंग्स, तो ये मैंने लंग्स समझाए थे। लंग्स के नीचे बच्चों एक मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होती है, और उस मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम कहते हैं।
जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम कैसे होता है, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम कैसे होता है, ये चीज बच्चों आप लोगों को मैंने समझानी है। सो स्टूडेंट देखें, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो प्रोसेस होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर जो डायफ्राम होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन के अंदर जो डायफ्राम होता है वो बिल्कुल क्या होता है, डोम शेप होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। याद रखिएगा, इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो वो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने से डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है। और जब एक्सपायर करते हैं सांस को तो डायफ्राम गुंबद जैसा हो जाता है, जैसे हरा गुंबद आपने देखा होगा मदीने के अंदर होता है। सो ऐसे स्टूडेंट इसकी शेप डोम शेप हो जाती है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। उसके बाद जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो आपके इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती है, एकदम रिलैक्स हो जाती है। अब जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो आपकी जो पसलियां होती हैं, देखें आपकी इस साइड पर रिब केज होती हैं, 12 पेयर यहाँ होते हैं, पसलियों के 12 पेयर यहाँ होते हैं, टोटल 20 पेयर होते हैं। और 20 में उन दोनों को जोड़ने के लिए स्तनम मौजूद होता है। देखें आपकी पसलियां के बीच में एक तरह का स्टर्नम होता है, जो ऐसे जो पसलियां होते हैं, पसलियों के जो आपके पेयर्स होते हैं उनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है। पेयर्स में होती हैं पसलियां, 12 यहाँ 12 यहाँ, टोटल कितनी हो गई, 24। 24 पसलियां हो गई टोटल। टोटल कितनी हो गई, 24 पसलियां हैं आप लोगों के पास, 24। बीच में इन दोनों को अटैच करने के लिए स्टर्नम मौजूद है। क्या मौजूद है, स्टर्नम मौजूद है। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। जब आप सांस को अंदर लेते हैं रिब केज आउटवर्ड मूव करती है और दूसरा नाम होता है अपवर्ड, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो आपकी पसलियां ऊपर की जानिब चली जाती हैं, अपवर्ड चली जाती है। और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्ट्रेट हो जाता है। और यहाँ पर जब एक्सपायर करते हैं सांस को तो इनवर्ड मूव करता है और डाउनवर्ड मूव करता है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। ये एमसीक्यूज बार बार आता है आपके टेस्ट के अंदर। और जब आप एक्सपायर करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप पसलियों में नीचे मूव करती हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि जगह जो होती है वो पहले इतनी थी, फिर जब उसने एक्सपायर किया तो जगह छोटी छोटी सी हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, जगह बढ़ने को कहते हैं। इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पर इंस्पायरेशन के अंदर आपकी जो हवा है वो इनसाइड मूव करती है और एक्सपायरेशन में जो आपकी हवा है वो आउटसाइड मूव करती है। ये चीज आपने याद रखनी है। जब आप सांस को देखें, सांस को अंदर ले रहे हैं तो इंस्पायर कर रहे हैं, जैसे मैंने ऑक्सीजन को अंदर किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या है, आउटसाइड हवा निकली है। अब आपको पता होना चाहिए, जब आप हवा को अपने अंदर लेते हैं, जब आप हवा को अपने अंदर लेते हैं तो उसमें कितनी कितनी परसेंटेज आप हवा के अंदर क्या क्या होती है, याद रखिएगा। हवा के अंदर नाइट्रोजन 78% आप लेते हैं और ऑक्सीजन 21% लेते हैं आप हवा के अंदर से। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन में आप लोग लेते हैं 0.04, ऑक्सीजन में 1% लेते हैं। और जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो नाइट्रोजन आपकी बिल्कुल यूज नहीं होती, क्योंकि टॉक्सिक है, और टॉक्सिक चीज को अगर बॉडी अपने अंदर शामिल करेगी तो मेरी डेथ हो जाएगी। और ऑक्सीजन एक्सपायर करते हैं वो 16%, बाकी जो आप लोगों के पास 5% है वो यूज हो जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आप 4% बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी, यहाँ पर कोई और गैस होगी, जी हाँ। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये 1% निकल जाती है।
1% आती है, ये भी किसी काम की नहीं होती और 1% चली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स को आपने क्या करना है, दिमाग के अंदर रखना है। ये आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में काम आएँगे। इंस्पिरेशन में याद रखिएगा, अगेन आई विल रिवाइजिंग नाउ। इंस्पिरेशन में आपके डायफ्राम स्ट्रेट हो जाते हैं, एक्सपिरेशन में आपके डायफ्राम डोम शेप, गुंबद शेप हो जाते हैं। उसके बाद इंस्पिरेशन में आपकी इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और एक्सपिरेशन के अंदर जब आपकी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, वो रिलैक्स की सूरत में चल जाती हैं। उसके बाद इंस्पिरेशन के बाद आपके रिब ऊपर की तरफ मूवते हैं, आपकी पसलियां जब आप सांस लेते हैं तो ऊपर की तरफ जाती हैं और आपका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एयर मूव करती है इनसाइड। यहाँ पर जो एयर मूव करती है वो आउटसाइड करती है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है पहले इतना था फिर कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है और एयर मूव करती है आउटसाइड। सो ये चीज आपने याद रखनी है। और आप नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज लेते हैं, 78। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आप एयर से इनहेल कर लेते हैं। फिर जो आपके काम की होती हैं वो आप थोड़ी यूज कर लेते हैं, जो काम की नहीं होती उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। चले आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पर क्या क्या जो बीमारियां हैं वो काज हो सकती हैं, क्योंकि आपके पीएमडीसी वालों ने लिखा है कि आपको बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। देखें स्टूडेंट, जो आपके पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ये हम बात करने हैं अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की हम क्या करें यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करें हैं। सो ये चीज आपने याद रखिएगा, हम अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करें। सो अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास आ जाता है साइनेस्टिस, उसके बाद आ जाता है ओटिस मीडिया। हम इसकी बात करने वाले हैं। ये दो बीमारियां जो है इसकी बहुत ज्यादा काजेज होते हैं। इसमें जो साइनेस्टिस होती है वो आपको इन्फ्लेमेशन शो होने लग जाती है। इस बीमारी में होता क्या है कि जो स्मॉल कैविटीज होती हैं, जो बोन्स होती हैं, जो कि फैशियस बोन्स होती हैं, जैसे कि फ्रंटल फ्रंटल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपकी फोरहेड में प्रेजेंट होती है। मैक्सिलरी कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी चेस्ट में मौजूद होती है। उसके बाद एथमोइड कहाँ पर मौजूद होती है, आपकी जो आईज है उसके दरमियान में ये क्या होती है, मौजूद होती है। उसके बाद स्पोनोइड जो कहाँ पर मौजूद होती है, आपके स्कल के इनसाइड मौजूद होती है। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। फ्रंटल याद रखिएगा फोरहेड में, मैक्सिलरी गालों में और एथमोइड आइज के दरमियान, ये चीज याद रखिएगा। स्पिनोइड जो है वो स्कल के इनसाइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। इस रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स है याद रखिएगा, इस ये किस वजह से होती है, साइनसाइटिस होती क्यों है, ये इन्फ्लेमेशन होती क्यों है, याद रखिएगा ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी वजह से ये काज होती है। उसके बाद पोलेप, इस बीमारी की वजह से जो कि बैक्टीरिया के लिए काज होती है, इससे जो नहीं नाक उसके अंदर से मांस सा निकलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, आपने देखा होगा। उसके बाद इस बीमारी के अंदर सर में दर्द होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमें जुकाम सा हो जाता है। सो हमारे जो साइनेक्सेस है, हमारा जो नाक है वो बंद हो जाता है। जब नाक बंद हो जाता है तो हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सो उससे आप देखते होंगे कि आपको सर में दर्द होती है। फोरहेड का क्या होता है, आपको पेन होता है, पेन फील होता है स्टूडेंट्स आपको। सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद इसकी वजह से आपके जो दांत होते हैं उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको दर्द होता है। और आपके जो टूथ है दांतों में और एयर पेन, आपके जो कान है उसके अंदर भी क्या होता है, दर्द होता है। तो ये सारी चीजें हमने याद रखनी है। बैक्टीरिया की वजह से या मांस निकल जाता है नाक में, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको बुखार हो जाता है, दांतों में दर्द होने लग जाता है और कानों में दर्द होती है। सो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद एक बीमारी है, इसका नाम है ओटिस मीडिया। ओटिस मीडिया के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपका जो मिडल ईयर है। अब अगर हम कान की बात करें तो कान में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपका जो मिडल ईयर, एक एक्सटर्नल ईयर होता है, एक मिडल ईयर होता है
एक इनर ईयर होता है। अब आपका जो मिडल ईयर है उसके अंदर मौजूद है एस्टेशियन ट्यूब, एक मौजूद होती है और एक स्पेस होती है जहां पर आपका एयर ड्रम मौजूद होता है। तो एक्सटेंशन ट्यूब आपकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जो आपके कान के अंदर होती है। एक्सटेंशन ट्यूब जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसके अंदर एयर टॉपिक इंक्लूडेड है, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन ट्यूब क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसके डैमेज होने की वजह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपको इन्फ्लेमेशन तारी हो जाती है, आपको कानों में दर्द भी होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से मिडल ईयर में स्पेस होती है बिटवीन किसके, एयर ड्रम के। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों इसके सिम्टम्स क्या है, ये जो बीमारी है इसके सिम्टम्स क्या है। तो इसके सिम्टम्स ये है कि आपका कान में बहुत ज्यादा दर्द होगा, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बुखार हो जाएगा कान की दर्द की वजह से। उसके बाद आपको हेयरिंग, सुनने में क्या होंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स काज होंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका कान बड़ा बड़ा है। जैसे कभी कभी हम नहा कर आते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके कान के अंदर पानी चला जाता है, तो इतनी देर आपको इन्फ्लेमेशन होती रहती है। लेकिन ये जो बीमारी है ये आपके एक्सटेंशन ट्यूब के खराब होने की वजह से ये बीमारी क्या होती है, काज होती है। इस बीमारी के अंदर आपको सुनने में भी कुछ नहीं आएगा ज्यादातर, और आपको फीलिंग जो है ऐसा लगेगा जैसे आपका कान बड़ा बड़ा फुल हुआ पड़ा है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा आपने देख लेना है कि स्मॉल कैविटी होती है। जैसे कि यहाँ से एमसीक्यू क्या आ सकता है ना, वो जरा मैं आपको बता दूं। एमसीक्यू आ सकता है कि ये जो बीमारी है ये किसकी वजह से काज होती है, बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी काज होती है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि जो बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है उसको फाइट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। और वो बीमारी जो कि वायरस की वजह से होती है, तो वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसके लिए हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। सही हो गया, बिल्कुल हो गया। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स अब देखें, फ्रंटल जो है वो फोरहेड के अंदर मतलब कि आपकी हो सकती है मैक्सिलरी फेशियल बोन, चिक्स, इथोमॉइड, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है कि जो साइनेक्सिस है इसका काज कौन है। सो इसका काज याद रखिएगा बैक्टीरिया है। क्या काज है, बैक्टीरिया है। उसके बाद ओटस मीडिया, ओटस मीडिया किस वजह से होती है, ये भी आपसे पूछा था। मिडल ईयर के अंदर जो सेंशियल ट्यूब है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, एयर ड्रम के स्पेस के दरमियान में होती है। उसके बाद इसमें हमें कानों में दर्द होगा, बुखार होगा, सुनने में प्रॉब्लम होगी और फीलिंग ऐसा लगेगा जैसे आपके कान के अंदर कुछ फ्लूइड सा बड़ा हुआ है, तो आपको ऐसा क्या होगा, फील होगा। तो ये चीजें स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, सो इसको आप लोगों ने गौर से समझना है। सो स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थे यहाँ पर। स्टूडेंट मैंने लेक्चर 2 बार रिकॉर्ड किया, दोनों बार डाउनलोड नहीं हुआ, सो इस वजह से ये लिखा रह गया। सही है स्टूडेंट्स, अब वक्त ही ऐसा होता है, क्या करें स्टूडेंट। तो हमारे पास इफेक्ट कैसे होता है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसका पीएमडीसी के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स जो लोग सिगरेट पीते हैं वो खुद ही अपने आप को बीमार करते हैं, खुद अपना जो फेफड़े हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, खुद ही अपने जो सांस लेने वाली चीज है उसको खत्म करते हैं। किसकी, क्या करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं। अब सिगरेट के अंदर ऐसा क्या होता है, सिगरेट के अंदर इनहेल जब करता है तो वहां पर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टार होता है। अब देखो, आप जब हवा को इनहेल करते हो तो नाइट्रोजन भी आपके पास 75% होती है,
नाइट्रोजन भी 75% होती है, ऑक्सीजन आप 21% लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और इनहेल भी आप नाइट्रोजन जो है वो 78% कर लेते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड 1% लेते हैं, 1% हम निकाल देते हैं क्योंकि ये गैसेस आपके काम की नहीं होती। अगर आप नाइट्रोजन वाली केमिकल कार्बन हो तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो आप वैसे तो आपकी बॉडी नहीं आपको लेने दे रही, वो देखिए कितना पाक साफ काम कर रही है, लेकिन आप समझते नहीं है। वो निकोटीन ले रहे हैं, गंदे केमिकल कार्बन मोनोऑक्साइड है उस सिगरेट के अंदर, उस सिगरेट के अंदर टार मौजूद है और डायरेक्टली आप डैमेज कर रहे हैं अपनी एल्वियोलाइ सेक्स को, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर आपका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। आप उस एल्वियोलाई को ही क्या करें, खत्म करें। सो एल्वियोलाई को आप खुद डैमेज कर रहे हैं, अपनी जो थैलियां हैं उन्हें आप खुद डैमेज कर रहे हैं, उससे आपकी इरिटेशन हो रही है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा खांसी आएगी, ज्यादा से ज्यादा कफिंग आएगी, और कफिंग आने से म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाएगी, और ये बहुत ज्यादा हार्म है। इसकी जो टिनी लाइक स्ट्रक्चर, आपकी एल्वियोलार सेक्स जो एल्वियोलाई है उनकी स्ट्रक्चर्स जो है वो डैमेज हो जाती है। उनके अंदर जो सीलिया होते हैं, सीलिया का काम है कि दो डस्ट के पार्टिकल्स होना, कोई भी पॉलिन्स आना, कोई भी बैक्टीरिया का आना, उसे वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन बच्चों आप खुद इतने ज्यादा टॉक्सिन्स ले रहे हैं, इसके भी अब हाथ से वो काम नहीं रहा, तो इंक्रीज हो जाएगा रिस्क, इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा ओवर टाइम। और जो ओवर टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नीचे वाला है, ये काज करता है सीवियर डिसीज, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। ये मेक करती है ब्रीदिंग, यानी कि आपको ये सांस लेने में मसला होता है, बहुत ज्यादा मसला होता है, क्योंकि तब आपके जो गैसेस एक्सचेंज करने वाली एल्वियोलाई है उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद मेजर जो इफेक्ट होता है, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड में, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बाइंड होती है हेमोग्लोबिन ब्लड के साथ, ये डिक्रीज कर देती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को। ये इनके सिम्टम होते हैं सांस का मतलब के सांस जो है उसका सही तरीके से ना आना, और जो कफिंग है उसके अंदर क्या होना, सीटी जैसा, सीटी जैसा साउंड का सुनाई देना। जैसे कोई बंदे देखे होते हैं जिनको कैंसर होता है, अगर आपके घर में हो तो आप देखेंगे सीटी जैसा निकलता है। सो बच्चों सबसे बड़ा अपने आप की अपनी लाइफ को खत्म करने का जो सबसे बड़ा काज होता है वो आपके पास क्या होता है, कैंसर होता है। क्योंकि कैंसर क्या करता है, रिड्यूस करता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट के अंदर होती है वो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाती है आपकी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसके सिम्टम ये है कि आपको सही तरीके से सांस नहीं आएगा। ये एमसीक्यूज बन सकते हैं कि जो आपके पास इफेक्ट है स्मोकिंग का, वो किस वजह से आपको क्या, फिर बाद में सिम्टम आपको सांस सही नहीं आएगा, खांसी के अंदर सीटी का साउंड सुनाई देगा, और रिड्यूस हो जाएगी आपकी लंग्स कैपेसिटी, और जिसकी वजह से एल्वियोलाई ज्यादा से ज्यादा डैमेज होने की वजह से, लंग की कैपेसिटी खत्म होने की वजह से आपको क्या हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा। और अगर आपको लंग कैंसर हो गया तो आपका मरना मुमकिन है। सो ये सारी चीजों को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। अंडरस्टैंड, बटरस्टैंड, आई होप यू बटरस्टैंड, सही है। ये तो ये सारी चीजों को आपने क्या करना है, हलवे तरीके से बच्चों इसको तैयार कर लेना है। अब बच्चों सवाल ये है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। बोले कि मैम सिम्टम लिखी है तो सिम्टम के साथ इसकी ट्रीटमेंट बताएं। बच्चों इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी को अभी तक कैंसर नहीं हुआ, उसने टाइम से सिगरेट को छोड़ दिया, तो वो एंटीबायोटिक्स के जरिए अपने आप को दोबारा सही कर सकता है, सही। लेकिन अगर किसको कैंसर हो गया, बाद में ये है कि थोड़े दिन जिंदा रहने के लिए सिगरेट को छोड़ना पड़ेगा भाई तुम्हें, फिर तुम थोड़ी देर और जिंदा रहोगे। अगर पीते रहोगे ढीठ हो, पीते रहोगे भाई, खत्म। ये सारी चीजें याद रखिएगा, इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनेंगे, क्योंकि ये अलग से नाम है। जैसे अलग से नाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन का पता होना चाहिए, ऐसे ही बच्चों अलग से नाम दिया हुआ इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर लिख दिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अपनी मैम को आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है,
मैं रोज आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। मैंने अपने सारी जो चीजें हैं काम वाम वो छोड़कर आपको मैं तैयारी कराती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स सेमेस्टर चल रहे हैं तो उसमें तैयारी कराना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों के लिए है। आपने लाइक सब्सक्राइब व्हाट्सएप चैनल टीचरों को ज्वाइन करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी है आप लोगों ने। अब सपोर्ट करना आपके ऊपर है, एमडीकेट में टॉप करवाना हमारे ऊपर है। तो ये बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाएं और स्टूडेंट्स और इंशाल्लाह इसको पढ़ते रहें ऐसे ही, जैसे मैंने आपको तैयारी कराई है। आई होप मैंने जो पढ़ाया है 10 चैप्टरों के अंदर आपको, अब बस थोड़े से ही रह गए हैं 6 चैप्टर, वो भी देखते देखते इसी हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। फिर जिसके ज्यादा से ज्यादा वोट होंगे कि केमिस्ट्री पढ़ाई जाए या फिजिक्स, फिर आप मैं कम्युनिटी पोस्ट लगाऊंगी, उसमें जाकर आपने रिप्लाई देना है कि मैम अभी हमने बायोलॉजी आपने पढ़ा दी है, अभी किस सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा आना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। सो ये अब आपके ऊपर है, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट नहीं करे आप, कीजिएगा आप लोग लास्ट में।